हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने अमेरिकन प्रिजन सिस्टम के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने पेंसिल्वेनिया सिस्टम, ऑबॉर्न सिस्टम, एल्मिरा रिफॉर्मेटरी, इलिनॉइस प्रिजन, इस बारे में हमने पढ़ा था। तो ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा कि जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता था, उनको बहुत क्रूअल पनिशमेंट दी जाती थी। सेम इसी तरीके से इंग्लैंड में भी प्रिजनर्स को बहुत ब्रूटली ट्रीट किया जाता था और जो उनको पनिशमेंट दी जाती थी वो भी बहुत बार्बरस नेचर की होती थी। सेम इन्हीं सभी चीजों का जिक्र जॉन हॉवर्ड ने अपने फेमस वर्क द स्टेट ऑफ प्रिजन्स में किया। यहाँ पर उन्होंने 18th सेंचुरी के टाइम पर जो ब्रिटिश प्रिजन्स की कंडीशन थी उसके बारे में बताया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो प्रिजन्स हैं वो बहुत ज्यादा डैम्प हैं, वर्मिन इन्फेक्टेड हैं और ऐसा प्लेस है जहाँ पर हर तरीके के बुरे काम होते हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, सेक्स इंडल्जेंस हो गया, और ये जगह पूरी तरीके से बुराइयों से भरी हुई है, बहुत ज्यादा गंदगी से भरी हुई है। और फिर जो सीजर बकेरिया है, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन क्रिमिनोलॉजिस्ट जिन्होंने इसके अगेंस्ट अपना वॉइस रेज किया कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, उनको इतना हार्श और पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। और पनिशमेंट कैसा होना चाहिए? पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। जितना उस प्रिजनर को क्राइम करने के बाद जो प्लेजर मिला है उससे थोड़ा सा ज्यादा उसका पेन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी अपने थ्योरीज ऑफ क्राइम वाले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। सो बेकेरिया जो थे, ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने इस अगेंस्ट आवाज उठाई कि कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स को हार्श और पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद पोप 11 ने एक सेल्यूलर प्रिजन घेंट में बनाया, जहां पर उन्होंने बोला कि जो इनमेट्स है उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला कि जो सेल्यूलर प्रिजन है ये किस लिए बनाया गया है? ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो अपना कुछ टाइम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में लगाए, अपने किए पर पछतावा हो, और जब उनको वापस सोसाइटी में भेजा जाए तो वो एक लॉ अबाइडिंग मेंबर की तरह सोसाइटी में जाएं। और यहाँ से एक पेनिटेंशियरी मूवमेंट का शुरुआत हुआ इंग्लैंड में। प्रिजन बना, वो बना 1776 में। कहां पर? हर्षम में, जिसके अंदर सॉलिटरी सेल्स थे। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, सॉलिटरी सेल्स क्या होता है, ये हमने अमेरिकन प्रिजन सिस्टम में भी पढ़ा। वे सेल्स जहां पर इनमेट्स को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था, उनको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही इंग्लैंड में पहला प्रिजन जो बना वो 1776 में बना और वहां पर इनमेट्स को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता था ताकि उन्होंने जो क्राइम किया है वो उसके बारे में सोचे और अपने आने वाली लाइफ में उस चीज को वो करेक्ट करे, उस चीज को वापस रिपीट ना करे। अब क्योंकि हमने अमेरिकन प्रिजन सिस्टम में पढ़ा था कि जो प्रिजनर्स हैं उनको अगर हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं तो बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, किसी से बात करने नहीं दिया जाता। तो मोनोटोनस लाइफ को हटाने के लिए प्रिजनर्स को हार्ड मैनुअल वर्क, मतलब कि उनसे काम करवाया जाता था, बहुत रिगरस काम करवाया जाता था दिन के समय में, और इससे वो क्या है, फिजिकली और मेंटली फिट रहते थे। नेक्स्ट प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो 1778 का एक एक्ट पास हुआ बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां से प्रिजन रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। अब इस एक्ट के अंदर क्या चीजें थी कि प्रिजन रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उसमें इलेबोरेटेड थे। इसमें बोला गया प्रिजन्स का जो भी काम था उसको रीमॉडल्ड किया गया। ठीक है, अब ये जो न्यू प्रिजन सिस्टम बनकर आया इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड करी गई। तो पहला क्या था कि यहाँ पर जो इनमेट्स हैं उनको दिन के समय में काम करवाया जाता था और फिर सॉलिटरी सेल्स में उनको रात के टाइम पर रखा जाता था। मतलब रात में इनका कंप्लीट आइसोलेशन होता था लेकिन दिन के टाइम पे इनसे काम करवाया जाता था। और यहाँ पर जिस चीज पर एफर्ट दिया जाता था वो था इनको इनके रिहेबिलिटेशन पर। 1833 तक आते आते यहाँ पर अब थोड़े से और चीजों को रिफॉर्म करा गया कि इनमेट्स अपने फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, अपने रिलेटिव से भी मिल सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल्स पे, है ना। फ्रीक्वेंटली वो मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल्स पर। और आउटसाइड विजिटर्स को भी अलाउ किया गया प्रेजेंस में जाने के लिए। एंड इनमेट्स जो भी कंप्लेंट दे रहे हैं उसको सुनने के लिए बोला गया। जैसे आउटसाइड विजिटर्स में कौन हो सकते हैं? मीडिया पर्सनल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई सोशल वर्कर है, उस बारे में बात हो सकती है। तो आउटसाइड विजिटर्स को भी अलाउ किया गया प्रिजन में जाने के लिए और इनमेट्स की जो भी कंप्लेंट्स होती थी उसको सुनने के लिए
अब ये नए सिस्टम के अंदर ये सारी चीजों को अलाउ किया गया। फिर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी प्रिजनर्स को टिकट ऑन लीव पर रिलीज किया जाता था। तो अब ये टिकट ऑन लीव क्या है, जिसे आज हम सिक्योरिटी कहते हैं ना, उसी तरीके से टिकट ऑन लीव होता था उस टाइम पर, जहां पर उनसे कंडीशन रखवाई जाती थी कि अब आप जो है किसी क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज नहीं होंगे, और ये कहकर फिर उनको रिलीज किया जाता था। जो 1877 का एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से ट्रांसफर होकर नेशनल गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक है। और ये क्या है, वन ऑफ द लैंडमार्क चेंज मार्क किया गया अंडर दिस न्यू सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैडस्टोन कमेटी की। तो ग्लैडस्टोन कमेटी 1894 में रिकमेंड किया कि जो प्रिजनर्स हैं, प्रिजन के अंदर जो अनप्रोडक्टिव लेबर हो रहा है, ऐसे प्रिजनर्स जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया और बोला कि भाई प्रिजनर्स को क्लासिफाई करो, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उनका जो ग्रुप में वो जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करो, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव लेबर नहीं चाहिए हमें, है ना। हमें चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं प्रिजनर्स, इसका कुछ आउटकम निकल कर आए, है ना, प्रोडक्टिव लेबर हमें मिले। इसके अलावा कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि सेपरेट रिफॉर्मेटरीज होनी चाहिए जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए। इनको एडल्ट ऑफेंडर्स के साथ मिक्स मत करो, जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स है उनके लिए अलग से रिफॉर्मेटरीज होनी चाहिए। और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के रिजल्ट पर प्रिजन एक्ट है वो 1898 में इंग्लैंड में इनेक्ट हुआ, और उसके बाद फिर बना चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1908। फिर हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश प्रिजनर्स हैं वो उनको ट्रांसफर किया जाने लगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर क्या सीन था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उस वक्त पर 18th और 19th सेंचुरी में, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो उसकी वजह से जो प्रिजन है, एग्जिस्टिंग प्रिजन है, उसमें बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग होने लगा, और ओवर क्राउडिंग की वजह से मिसमैनेजमेंट होने लगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक जगह है जो कि लिमिटेड लोगों के लिए है, अब उसमें आप जानबूझकर लोगों को और भर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट होगा। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए न्यू पीनल कॉलोनीज बनाई गई, जहां पर इन ऑफेंडर्स को भेजा जाने लगा, माइग्रेट करा जाने लगा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश प्रिजनर्स को अमेरिकन कॉलोनीज में ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, जिससे ये सोचा गया कि भाई ओवर क्राउडिंग, जो इंग्लिश प्रिजन्स में जो ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है। एट द सेम टाइम जो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है अमेरिकन कॉलोनीज में, उसको भी पूरा किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिश कॉलोनीज है वो ऑस्ट्रेलिया में भी एस्टेब्लिश होने लगी, एंड जो ब्रिटिश प्रिजनर्स है अब उनको ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रांसफर किया जाने लगा। पहले जो ब्रिटिश प्रिजनर्स है उनको अमेरिका में ट्रांसफर करा जाने लगा, फिर धीरे धीरे उनको ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रांसफर करा जाने लगा। तो ये फॉलोइंग कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे ब्रिटिश प्रिजनर्स को ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। पहले वो कॉन्विक्ट्स जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, जिनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ मिला हुआ है, यानी कि अब वो वापस अपने इस नेटिव कंट्री में नहीं आ सकते, ठीक है। तो उनको कंप्लीटली ऑस्ट्रेलियन रीजन्स में माइग्रेट करवा के वहीं ही परमानेंटली सेटल कर दिया जाता था। सेकंड कौन से लोग होते थे, प्रोबेशन गैंग प्रिजनर्स, जो कि लेबरर्स की तरह काम करते थे, जैसे कि रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, उन लोगों को प्रोबेशन गैंग प्रिजनर्स कहा जाता था। और यहाँ पर जैसे उनका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था तो वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं एज अ फ्री मैन। ज्यादातर लोग जो है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही पसंद करते हैं जाना, ताकि जो अगर वो अपने वापस अपने नेटिव स्टेट पर जाएंगे तो उनको स्टिग्मेटाइज करेगी सोसाइटी कि भाई ये तो क्या है, कॉन्विक्ट्स हैं। तो इसीलिए उस स्टिग्मा से बचने के लिए भी ये जो लोग हैं वो वापस नहीं जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रिजनर्स होते थे जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन्स में पैरोल पास पर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड जिनके पास भी पैरोल पास होता था उनको टिकट ऑन लीव वो दे दिया जाता था, जो कि हमारा मॉडर्न पैरोल सिस्टम कहता है कि आप किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होंगे। ये श्योरिटी लिया जाता था कि भाई आप क्रिमिनल अगर एक्टिविटी में किसी में इन्वॉल्व हुए तो वापस आपको प्रिजन में बुला लिया जाएगा। तो ये टिकट ऑन लीव का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पैरोल पास के बाद उनको टिकट ऑन लीव दिया जाता था। और ऐसे प्रिजनर जो हैं कुछ कंडीशंस के साथ या बिना किसी कंडीशंस के भी अपने होमलैंड में जा सकते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रिजनर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहे हैं, ठीक है, ये ब्रिटेन के लिए एक प्रॉब्लम बन गया। पहला, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, और जो फ्री सेटलर्स थे ऑस्ट्रेलिया में उनको ये चीजें पसंद नहीं आने लगी, क्योंकि जो प्रिजनर्स थे
वो ज्यादातर मेन थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक जेंडर इम्बैलेंस होने लगा, है ना, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर वुमेन और मेन दोनों होनी चाहिए। तो एक जेंडर इम्बैलेंस हमें देखने को मिला, क्योंकि ज्यादातर जो प्रिजनर्स थे वो मेल थे, और जो सेटलर्स थे, जो वहां के जो मूल निवासी थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे आसपास कोई कॉन्विक्ट रहे परमानेंटली, जिसकी वजह से जो है क्लैशेस होने लगे, और इवेंचुअली ब्रिटेन को इस तरीके का सिस्टम स्टॉप करना पड़ा। फिर बात आई एक यूनिफॉर्म प्रिजन रूल्स की, कि सभी प्रिजन्स में सेम तरीके का रूल फॉलो होना चाहिए। 1925 में सर आर्थर वॉलर, जो कि इंग्लैंड और वेल्स के प्रिजन कमीशन के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि प्रिजनर्स को एक ही तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सभी मेंबर कंट्रीज को, जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगी उन सभी के लिए एक ही तरीके का प्रिजनर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये बात उन्होंने कहाँ पर बोली, इंटरनेशनल पीनल एंड पेनिटेंशियरी कांग्रेस में, ठीक है। और फिर उनके साथ ही उनके दो और कमिश्नर्स थे, उन्होंने मिलकर इन रूल्स को ड्राफ्ट किया कि वो रूल्स क्या होने चाहिए, उसको ड्राफ्ट भी सर आर्थर वॉलर ने किया। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच प्रिजनर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। फ्रांस ने जो है अपने कुछ प्रिजनर्स को साउथ अफ्रीका में एक कॉलोनी है गिना करके, वहां पर भेजना स्टार्ट किया। लेकिन ये देखा गया कि हार्श क्लाइमेट, जो साउथ अफ्रीका है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत पुअर कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से जब प्रिजनर्स का सेंटेंस कंप्लीट होता था और उसके बाद जब उनको वापस भेजा जाता था, तो वहाँ पर उनका डेथ हो जाता था बिकॉज ऑफ दिस हार्श क्लाइमेट एंड पुअर कंडीशन। तो फिर इस सिस्टम को भी सस्पेंड कर दिया गया, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 का जो पीरियड रहा 1939 से 1945 का रहा, इस दौरान जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आर्थर वॉलर ने जो ड्राफ्ट किया था प्रिजन ट्रीटमेंट रूल्स को, उसको कहा जाने लगा स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर प्रिजनर्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रिजन ट्रीटमेंट वाज क्रिएटेड, एंड आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर 2 इन रूल्स को अडॉप्ट किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस। इसके अंदर आप फर्दर, मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर भी लूंगी कि यूनाइटेड स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, इसका एक अलग से हम लेक्चर भी लेंगे। उसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि इसके अंदर क्या चीज़ें जो बताई गई थी प्रिजनर्स के लिए, कि मिनिमम प्रिजनर्स को इतना तो मिलना ही चाहिए। जो स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स बनाए गए प्रिजनर्स के लिए, इसने एक स्टेज को सेट कर दिया कि भाई इतना तो प्रिजनर्स का राइट है और इतना प्रिजनर को मिलना चाहिए। सो फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स इन यूके की, ठीक है। इसमें जो मेन रोल है वो सर लायनल फॉक्स का है। तो ही वॉज अ ग्रेट प्रिजन रिफॉर्मर ऑफ 20th सेंचुरी। अगर मैं इनकी बात करूं, इनके कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो अब के जो मॉडर्न प्रिजन्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स जो भी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किए जाते हैं, मोस्टली जो है इनका कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो इनका ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पर थे। तो 1925 से 1934 तक इनको ही वाज अ सेक्रेटरी ऑफ द प्रिजन कमीशन, और उसके बाद 1942 से 1960 ये रहे चेयरमैन ऑफ द कमीशन, ठीक है। तो इन्होंने ना कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने बोली वो ये बोला कि भाई प्रिजन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इन्होंने अलाउ किया किनको, फ्रीक्वेंट विजिट्स बाय सोशल वर्कर्स, मीडिया, और रिपोर्ट्स के थ्रू जो है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक प्रिजन सर्विस जर्नल पब्लिश किया, लॉन्च किया फॉर पब्लिक अवेयरनेस इन द ईयर 1960। इन्होंने बोला कि भाई जो डेटरेंस और रिफॉर्मेशन प्रिजन में होना चाहिए, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, है ना, कि आपको प्रिजनर को कितना पेन देना है वो चीज, और सेकंड थिंग आपको उसके रिफॉर्मेशन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका एक बैलेंस होना चाहिए। सो इसके बाद जो ग्लैडस्टोन की रिपोर्ट थी, उसमें भी ग्लैडस्टोन कमेटी रिपोर्ट जो थी उसमें भी जो चीजें मेंशन थी, तो उसको भी इन्होंने फॉलो किया, और बोला कि जो डेटरेंस है, अगर किसी चीज को हमें रोकना है कुछ करने से, तो हमें पनिशमेंट में की सर्टेनिटी को देखना पड़ेगा कि हाँ पनिशमेंट इस पर्सन को जरूर मिलेगा, इस चीज पर हमें ध्यान रखना है, ना कि उसकी सिवियरिटी पे, कि वो पनिशमेंट हम कितना सिवियर दे रहे हैं उस पर फोकस ना करके हमें ये देखना है कि अगर पर्सन ने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी।
ठीक है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि इन्होंने ओपन प्रिजन्स बनवाए, जैसे कि 1942 में सिर्फ एक प्रिजन था, ओपन प्रिजन, और 1960 तक आते आते 13 ओपन प्रिजन्स बना दिए इन्होंने, जिसमें 3 जो प्रिजन्स थे वुमेन्स के लिए थे स्पेशली। इसके अलावा इन्होंने बोस्टल स्कूल्स में भी इजाफा किया फ्रॉम 1 to 15, जिसमें से 13 जो है बॉयज के लिए थे स्पेसिफिकली, और 2 जो थी वो गर्ल्स के लिए थे, बोस्टल स्कूल्स, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हॉस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1953 में, जो कि लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स के लिए था, जो कि बाहर काम करते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हॉस्टल सिस्टम बनाया गया, और इनके जो ये रिफॉर्म्स हैं ये इंटरनेशनली इनको रिकॉग्नाइज किया गया, इनको इंटरनेशनल पीनल एंड पेनिटेंशियरी कमीशन के साथ इनको लिंक किया गया। सो दीज ऑल वर द की कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय लायोनेल फॉक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यूके प्रिजन पॉलिसीज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो क्रिमिनल जस्टिस एक्ट था 1948 का, उन्होंने इनके रिफॉर्म आइडियाज को अपने में इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। उसके बाद जो क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1982 का बना, वहां पर लिबरलाइज्ड पैरोल को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जो पैरोल सिस्टम आज हम पढ़ते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग, क्योंकि प्रिजन्स के अंदर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए इस एक्ट के थ्रू लिबरलाइज्ड पैरोल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि भाई जो पर्सन है जो उसको तो हमको पनिशमेंट देना ही है, पैरोल जो होगा अगर उस पर्सन ने अपना जो भी उसका सेंटेंस है उसका एटलीस्ट 1/3 सेंटेंस अगर कंप्लीट कर लिया है, उसी के बाद ही इसको पैरोल ग्रांट किया जाएगा। और उसमें भी बोल दिया गया कि मिनिमम 12 मंथ्स तो उस पर्सन को जेल में जो है रहना पड़ेगा, उसके बाद ये पैरोल उसको ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो ओवर क्राउडिंग का जो प्रेशर प्रिजन पर था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम के जो सैलिएंट फीचर्स थे उसके बारे में। तो यहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं उनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया कि जुवेनाइल जो ऑफेंडर्स हैं उनको अलग रखा गया, जो एडल्ट प्रिजनर्स हैं उनको अलग रखा गया, और इसको कैसे क्लासिफाई किया गया, बाय ग्रुप थेरेपी मेथड, ठीक है जी। सेकंड क्या बोला गया, जो इनमेट्स है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी प्रिजन में ही फॉर देयर फिजिकल, मोरल एंड मेंटल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। और जो प्रिजनर के रिफॉर्मेशन की बात करी गई वो भी कम्युनिटी में ही साथ में होने लगी, मतलब उसी जो प्रिजन कम्युनिटी है उसमें ही साथ में ही इनके रिफॉर्मेशन के बारे में भी बात करी गई। आफ्टर द प्रिजनर्स रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, हिज रिहेबिलिटेशन एंड सोशलाइजेशन इज एंट्रस्टेड टू आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस और वॉलंटरी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही प्रिजनर को रिलीज किया जाता है प्रिजन से, उसके रिहेबिलिटेशन और सोशलाइजेशन की जो जिम्मेदारी है वो आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस को सौंपी जाती है, या फिर वॉलंटरी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं जिसे आजकल हम एनजीओ कहते हैं उनको दी गई। नाउ प्रिजन्स आर ट्रीटेड एज मिनिमम सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। प्रिजन्स को कैसा ट्रीट किया जाने लगा, मिनिमम सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जहां पर प्रिजनर्स के जो बेसिक राइट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा कि भाई एटलीस्ट प्रिजन्स के जो भी ये जो राइट्स है इनको माना जाएगा। So that's it for today's video. I hope this video was informative for all of you. और ये हमने पूरा पढ़ा है ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम के बारे में, जो एंशियंट ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम था और जो मॉडर्न ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो रशियन प्रिजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।